अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली। बड़े बड़े मामलात हैं इस वक्त, जब इलेक्शन करीब आ रहे हैं, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई, इलेक्शन में कागजात नामजदगी के इजरा वाला मामला शुरू हो गया, उसके साथ ही आहत चीमा साहब को उहदे से हटाने का हुक्म इलेक्शन कमीशन ने दे दिया। चूँकि वो पिछली गवर्नमेंट के सेटअप का हिस्सा रहे हैं तो इन्फ्लुएंस हो सकता है उस पर, फिर मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं वो मुख्तलिफ मामलात उठा सकती हैं, पीपल्स पार्टी हो सकती है, दीगर सारे जो सियासी जमातें हैं वो इस पर बात कर सकती हैं। तो आहत चीमा साहब को हटाने का हुक्म दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं इलेक्शन करवाना हमारी ज़िम्मेदारी है, इलेक्शन हम वक्त पर करवाएंगे, उसके नताइज, उसके मामलात कोई मानता है नहीं मानता, उसकी ज़िम्मेदारी हम पर नहीं हो सकती। हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, काफ़ी सारे चैलेंजेस अब सामने खड़े हैं, काफ़ी सारी जमातों से बातचीत है, लेकिन ये छोटी छोटी जमातों से बात कर कर अपने कैंडिडेट्स का क्या करेंगे। इलेक्टेबल्स चाहिए हैं, ये बात समझ आती है, लेकिन जो अपने कैंडिडेट्स हैं, एक एक हल्के में दो दो तीन तीन कैंडिडेट्स दरख्वास्तें दे रहे हैं कि हम आना चाहते हैं, हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, क्या बनेगा? क्या नून लीग अपनी जो माजी की करीब की जो रिवायात है उससे कुछ डिफरेंट करने जा रही है? एहसन इकबाल साहब ने तो वाजे कह दिया है कि इलेक्शन में सिर्फ जीतने वाला उम्मीदवार ही उतारा जाता है। इससे क्या मायने अखज़ करें? शाहिद खाकान अब्बासी साहब नाराज़ हैं, कोई राब्ता नहीं हुआ, जो ख़ुद भी कह रहे हैं मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ नवाज़ शरीफ से। नवाज़ शरीफ भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, नवाज़ शरीफ भी पुराने मामलात को उठाने की बात करते हैं, बिलावल भुट्टो भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। क्या है पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में, क्या है नून लीग के पास सिंध में? इन चीज़ों पर इस वक्त जो इलेक्शन का माहौल बना है इस पर, और आने वाले इलेक्शन के बाद जो बड़े चैलेंजेस हैं, असल मसला वो है, चाहे वो मईशत के हों, चाहे वो आपकी खारजा पॉलिसी में दोबारा तब्दीली और एक बार फिर उसको मरबूत करना, अपने मुल्क के मफाद को मुकद्दम रख के कैसे आगे बढ़ना है। चाइना के साथ ताल्लुकात हैं, उसको किस सतह पर ऊपर लेके जाना है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात को नई जहतों के साथ कैसे ऊपर लेके जाना है, रशिया के साथ नए दरवाजे कैसे खोलने हैं। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के मामलात हैं, अफ़गानिस्तान मैं ना मानूँ की रट पे कायम है और कोई बात मानने को तैयार नहीं है। दहशत गर्दी सरहद पार से हो रही है, वो मानने को तैयार नहीं है। हम यहाँ से उनके अपने लोगों को उनके घर एक तरीका कार है मुनज़्ज़म 40 साल बाद भेज रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। मामलात हमारे लिए गंभीर हैं, चाहे खारजा की सतह हो, मौशी सतह हो, या फिर हमारे जो कौमी दीगर मसाइल हैं जिसमें बेरोज़गारी हो, बिजली हो, गैस हो, किस तरह से आगे बढ़ना है और फिर तमाम सूबों ने आगे कैसे बढ़ना है एक साथ मिलके, इन चीज़ों पर ज़्यादा ज़रूरत है बात करने की। तंजीला मज़हर सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, जावेद बलोच साहब सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके लिए काफ़ी सारे सवालात हैं, तो जावेद हसनैन साहब ने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। तंजीला मज़हर साहिबा, बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, इलेक्शन करीब आ रहे हैं, आहत साहब को हटा दिया गया है कि इन्फ्लुएंस ना करें। मेरा ख्याल है ये अच्छी चीज़ है कि जो लोग किसी भी तरह से किसी भी तौर पर कोई भी पार्टी कुछ सवालात उठाए तो उससे पहले ही, सवाल उठाने से पहले ही उसका जवाब ज़्यादा बेहतर है कि वो ज़रूरी वो दे दिया जाए ताकि सवाल का मामला ही हट जाए। जी, मेरा ख़्याल है कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ जाते हुए जो प्री रिक्विज़िट होता है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो बुनियाद फ़राहम करती है, वो यही है कि निगरान सेटअप में ऐसे लोग लाए जाएँ जो गैर जानिबदार हों और उनकी जानिबदारी पे किसी को शक ना हो। अ, जहाँ तक आहत चीमा साहब का ताल्लुक है, तो ज़ाहिर है वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ काम किया है और हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये कल्चर बड़ा रहा कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो किसी एक सियासी जमात के पसंदीदा हैं, कुछ दूसरी जमात के पसंदीदा हैं, आपको पता ही है, चाहे वो पुलिस सर्विसेज़ हम्म। हों, बाकी जितने भी शोबे हैं। तो मुझे नहीं पता कि एक आहत चीमा के जाने के बाद जो न्यूट्रलिटी है वो कितनी आ गई है, क्योंकि बहुत सारे और नामों पर भी बहुत सारे लोगों का एतराज़ था। लेकिन चलिए, अच्छी बात है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये ऑप्टिक्स भी आना है कि वो इस तरह के एतराज़ात को संजीदगी से देख रहे हैं, उनको टेक अप कर रहे हैं, उन पे फैसले कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी जो है उन तमाम अहबाब की नज़रों में कुछ बहाल हो जाएगी, जिनको शुबा है उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर। जहाँ तक मामला है कि सवाल देखिए, मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले के सवाल शायद इतने अहम नहीं हैं। जो एक ही सवाल है जो अहम है और उसके ऊपर समझ नहीं आती कि क्या उसका जवाब हो सकता है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड है। पाकिस्तान में इस वक़्त जिस तरह के हालात हैं,
उसमें कई जमातों को लगता है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। वो जमातें जिनके ऊपर कोई केसेस नहीं हैं, वो जमातें जिनके लीडर्स जेलों में नहीं हैं, उनको भी ये लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल हुँ। रही। तो ये पाकिस्तान के इंतखाबी अमल की और सियासी और जमहूरी जो सफ़र है उसकी बदकिस्मती रही है कि इस तरह के इल्ज़ामात हमेशा लगते रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हम कोई बहुत ही यूनिक सर्कमस्टांसेस में हैं, कोई ऐसे मुनफ़रिद हालात हैं जो इससे पहले पाकिस्तान ने नहीं देखे। लेकिन जो सूरत-ए-हाल बन रही है, जिस तरीके से जोड़-तोड़ हो रहा है, जिस तरीके से अलायंसेस बन रहे हैं, ऐसे लगता है कि वो पीडीएम प्लस टाइप कोई चीज़ होगी जो हुकूमत में आएगी। क्योंकि जिन सवालात का आप इहाता कर रहे थे अपने इब्तिदाइये में कि इलेक्शंस के बाद आने वाली हुकूमत को क्या-क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी एक सियासी जमात के बस की बात रह गई है। तो हुँ। अभी तक तो सिनेरियो मुझे ऐसे ही कुछ बनता नज़र आता है। वेल सेड। वैसे ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो हालात बन रहे हैं जावेद बलूच साहब, हालात ऐसे ही हैं कि किसी एक सियासी जमात के लिए इन सारे सवालों का जवाब देना या इन सारे सवालों के जवाब के लिए कोई मरबूत पॉलिसीज़ बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ख़ास तौर पे अब आपको अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज चाहिए होगा और आपको रीवैम्प करना, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, अब आपको फ़ॉरेन पॉलिसी में भी रीवैम्प की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। फिर मौशी मसाइल, फिर लोकल सतह पर हमारे जो मसाइल हैं, फिर बल्दियाती इदारे गैर फ़ाल हैं सालों से, उन तक इख्तियारात की मुंतकली, जिसका सारे ही रोना रोते हैं सियासी पार्टियाँ, लेकिन जब बरसरे इक़्तिदार आती हैं तो सिफ़र आता है नतीजा। देखिए अरसलान, जो अभी बयानिया चल रहा है सियासी जमातों का, वो मेरे ख्याल में कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जो कोई प्लान लेके आ रही हो। जैसे जलसे हो रहे हैं, पार्लिमानी बोर्ड से खिताब हो रहा है, अवाम के सामने जाया जा रहा है, लेकिन इन्होंने आके गवर्नमेंट में करना क्या है, किसी के पास कोई प्लान नजर नहीं आ रहा है। शायद लेटर ऑन कोई बाद में कोई चीज सामने आ जाए, कोई क्या करना चाह रहे हैं अगर उनकी गवर्नमेंट आती है और क्या नहीं करना चाह रहे। लेकिन अभी जो चीज समझ आ रही है, वो सारे ही लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। चाहे वो पीपल पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो कोई और जमात हो, वो सारे ही लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। मियाँ साहब जो है वो फरमाते हैं हिसाब किताब की बात। मियाँ साहब फरमाते हैं कि अगर मेरी गवर्नमेंट खत्म ना होती तो मैं जो पाकिस्तान है वो एशियन टाइगर बन जाता। बिलावल साहब फरमा रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही। एक तरफ वो जलसे किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी दिए जा रहे हैं, पब्लिक को के साथ जो है वो उनका इंटरेक्शन हो रहा है, पब्लिक गैदरिंग से खिताब कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड भी मांग रहे हैं। तो ये एक जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया है वो गढ़ा जा रहा है सियासी जमातों की तरफ से, जो रवायती तौर पे जो है वो पेश किया जाता है अवाम के साथ कि पता नहीं हमसे जो है वो कितनी बड़ी ज्यादती की जा रही है और हमें जो है वो प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं दिया जा रहा, प्रॉपर तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही या प्रॉपर तरीके से हमें जो है वो इलेक्शन कंपेन नहीं करने दी जा रही। तो एक तरफ तो सारी कंपेन भी हो रही है, पार्लिमानी बोर्ड से खिताब भी किए जा रहे हैं, टिकटें भी तकसीम की जा रही हैं, जलसे जुलूस भी हो रही हैं और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। अगर मेरी गवर्नमेंट सपना होती तो ये हो जाता। बाबा बात ये है कि अब आपने क्या करना है, अब आपको पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए क्या प्लान आपके पास हैं, मंशूर आपका जो है वो क्या क्या होगा। आवाम के सामने महंगाई है, बेरोजगारी है, बिजली है, गैस की सूरत-ए-हाल है, अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल है, उसके लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? असल में तो अरसलान बात ये है कि अवामी मसाइल के हल के लिए प्लान जो है वो सामने आने चाहिए कि हमारा ये प्लान है, हम ये प्लान लेके आ रहे हैं, हमें ये करना चाहिए। बजाय इसके कि आप जो है वो गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू कर दें कि जो है वो 10 साल 15 साल पहले ये हुआ था, 20 साल पहले ये हुआ था, तो अब जो है उसका हिसाब-किताब अगर अगर आप हम हिसाब-किताब में पड़ जाएँगे, अगर हम जो है एक-दूसरे के खिलाफ जो है वो नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, जो कि हमने देखा 4-5 साल में तहरीक-ए-इंसाफ ने जो कुछ किया इस मुल्क के साथ और जो सियासी कल्चर फ़रोग़ दिया गालिब-गलौच का, उसको हमने ख़त्म करना है। पीडीएम गवर्नमेंट जो है वो अगर बनी थी तो ये इस एक नजरिए पे बनी थी कि जो मुल्क है उसको उसकी खातिर सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। मुल्क डिफॉल्ट कर रहा, उनका ये कहना था कि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था और हम इकट्ठे हो गए और हमने मुल्क को डिफॉल्ट करने से बचा लिया। तो अब भी मुल्क जो है वो नाजुक सूरत-ए-हाल से गुजर रहा है। अभी कोई मुल्क के हालात अच्छे नहीं है। आपके इल्म में है कि रोज़ाना कोई न कोई दहशतगर्दी होती है। रोज़ाना हमारे जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं। रोज़ाना किसी न किसी चेक पोस्ट पर हमले हो रहे हैं। तो आपको मिलके जो है वो मिलके ना सही, लेकिन कम से कम अपना जो बयानिया है उसे उसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि ये बयानिया पाकिस्तान के लिए होना चाहिए, ये बयानिया अवाम के लिए होना चाहिए, ये बयानिया जो है वो मुल्क की तरक्की के लिए होना चाहिए।
तो उसमें ये चीजें असलान शामिल अगर हों तो फिर बड़ी आइडियल सिचुएशन पैदा हो सकती है तमाम सियासी जमातों के लिए। देखिए, सबको पता है कि जो है वो किसकी कितनी अक्सरियत है, किसके पास कितने वोट हैं और कौन सी जमात कितनी सीटें जो है वो ले सकती है। मामला ये है कि अगर अगर एक दूसरे के मैंडेट का ख्याल किया जाए, अगर एक दूसरे के जो उसका जो वोट बैंक है उसका ख्याल किया जाए, उसका वैसे एहतराम किया जावेद जाए, साहब, जो उसकी हैसियत है उसका एहतराम किया जाए, माजरत तो अगर फिर मैं मसाइल आपकी हल बात हल यहाँ हो जाएंगे। काटूं जावेद साहब, हमारे यहाँ एक रिवायत है, आप तो सब बहुत सीनियर हैं, आप लोगों ने तो ये सब देखा, इसको पूरा कवर किया, लेकिन जो मैं समझता हूँ हमारे यहाँ रिवायत है, एक तो कहते बड़ी अच्छी बातें हैं टेलीविज़न पर आकर, जलसों में, स्टेज पर, लेकिन जहाँ मैंडेट मारने की बात आती है वहाँ कहते हैं जी मैंडेट चोरी हो गया, वहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर एक दूसरे पे इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात की सियासत है। अब तो शख्सी सियासत पर आ गए हम कि एक बंदे के गिर्द उसके ऐसे खिलाफ इल्ज़ाम लगा दिया, इशूज़ पे सियासत होती ही नहीं है। जावेद हसनैन साहब, सर क्या बयानी है नून लीग का, अभी तक इतना कंफ्यूज क्यों है, अभी तक क्यों खुल के सामने नहीं आ रहे, कैंडिडेट दो दो तीन तीन एक एक हल्के से आगे आ रहे हैं, क्या जमात के अंदर भी बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं, क्या कर रही है नून लीग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोई पहली बात नहीं है कि नून लीग के टिकट के लिए एक कैंडिडेट ने अप्लाई किया हो। हर बार कई कई लोग अपने हलके में इलेक्शन की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। पार्टी उनकी खिदमात देखकर, उनकी वर्किंग देखकर, उनकी मकबूलियत देखकर टिकट देने का फैसला करती है। लेकिन जावेद हसनैन साहब, यहाँ तो सीट एडजस्टमेंट होगी, तो फिर कैसी मकबूलियत, कैसी पार्टी वर्किंग? नहीं, सीट एडजस्टमेंट तो बहुत कम सीटों पे होगी ना, 100% सीटों पे तो सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। आप देखें ना, पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ किस किस पार्टी ने सीट एडजस्टमेंट करनी है। हर इलेक्शन का जब दौर शुरू हो जाएगा, 22 तक दरखास्तें हैं, 22 के बाद इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी, तो कई जमातें मिलकर इत्तेहाद बनाएंगी और उन्होंने अपने बयानिए के साथ इलेक्शन लड़ना है। पीपल पार्टी, उसके साथ भी कई छोटी जमातें जाएंगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ भी कई छोटी जमातें जाएंगी और ये मेन इत्तेहाद दो बनेंगे और उसके बाद इन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है। और हमेशा ये होता है, ये किसी जमात की क्रेडिबिलिटी होती है कि कितने लोगों की ख्वाहिश है कि वो उनके टिकट पे इलेक्शन लड़ें। कई बार हमने ये भी देखा है कि जमात देख रही होती है कि कोई आदमी आए, एप्लीकेशन दे, या हम उसको बुलवाकर फलां आदमी को टिकट इशू करते। उस वक़्त जमात अपनी मकबूलियत में नहीं होती। जब जो जमातें भी जब मकबूल होती हैं तो कई लोगों की ख्वाहिश जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि ये जमात हमें टिकट दे और हम इनके टिकट पर इलेक्शन लड़ें। वो वक्त गुजर गया, ख़ुसूसन सेंट्रल पंजाब में, कि यहाँ पे आज़ाद कैंडिडेट सामने आए और आज़ाद कैंडिडेट इलेक्शन विन करके अपनी किसी जमात में शमूलियत करें। वो तो 1-2% का चांस है कोई आज़ाद जीत के आए, वरना हर कैंडिडेट की यही ख्वाहिश है और उसी ने जीतना है जिसने अच्छी जमात से टिकट लेना है। और अच्छी जमात ने भी, जितनी भी पॉपुलर है, उसने भी वही सीटें जीतनी हैं जहाँ पे उन्होंने अच्छे कैंडिडेटों को आगे लाना है। ये मुमकिन नहीं है कि आप हर अरे गहरे को टिकट दे के ये ख्वाहिश करें कि वो इलेक्शन जीत जाएगा। ये किसी जमात के लिए भी इस इलेक्शन में मुमकिन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात का बयानिया वाज़ेह है और इलेक्शन कैंपेन के बाद वो सामने आएगा। ये ठीक है, 3 चीज़ें हर जमात को टारगेट करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पिछले 5 साल असम्बली में यही बात की कि हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से पिछले 5 सालों में वो नहीं हो सका। आने वाली गवर्नमेंट में जो जो जमातें आगे आएँ, खा उनकी एक सीट भी हो, उन्हें बैठकर इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस अवाम के मसाइल के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाना होगा। एक छोटा सा जावेद साहब, मैं जावेद हसनैन साहब, मैं आता हूँ, एक ब्रेक लेता हूँ, लेकिन ये सवाल जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी या मिसाक जमहूरियत, मिसाक मईशत, ये बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है और लगता है बड़े मसाइल का हल है।
लेकिन जब पीडीएम गवर्नमेंट बनी तो सारी ही जमातें थी उसमें। क्या हुआ फिर उस 16 माह की हुकूमत में? वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करें। बैक जी, मेरा ये सवाल था, जावेद हसनैन साहब कह रहे थे कि उनकी बात पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल बात पूरी करें जावेद साहब। फिर मैंने तंजीला साहिबा से भी और बलोच साहब से भी ये पूछना है, आपसे तो मैंने पूछना ही पूछना है। सारी जमातें एक साथ थीं पीडीएम की, और बड़ा कह कर आए थे कि जी महंगाई के ख़िलाफ़ ये आ रही हैं। महंगाई का तो सैलाब आ गया, और सारे ये पिछली हुकूमतों पर डालने वाला सिलसिला तो हम बहुत पुराना देख रहे हैं। जरदारी साहब ने उससे पीछे डाल दिया, नवाज शरीफ साहब ने उससे पीछे डाल दिया, और फिर जो पीटीआई आई वो भी दूसरों को कहती रही। कोई क्रिएटिव, कोई कंस्ट्रक्टिव, कोई काम को, आवाम की बेहतरी को, भलाई, ये बड़े बड़े चैलेंजेस अब खड़े हो गए हमारे सामने। इसके लिए मंशूर में क्या कुछ है, क्या कोई विजन है, कुछ है कि पीडीएम वाली गवर्नमेंट से अलग विजन भी कोई देंगे? जिस वक्त पीडीएम की हुकूमत आई थी उस वक्त सबसे बड़ा मसला जो सामने था वो ये था कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट से कैसे बच सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी कोशिश से, अपनी पॉलिसियों से, अपनी मेहनत से पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। आने वाले वक्त में मेरा तो यही ख्याल है, जो हर हुकूमत को एग्रीकल्चर को बूस्टअप करना होगा, इसको टारगेट करना होगा। आप लोन लेकर 24 करोड़ लोगों का पेट नहीं पाल सकते। आप एक ज़रूरी मुल्क हैं, आपने अपने किसान को खुशहाल करना है, तब ही जाकर आपने इस मुल्क के लोगों का पेट पालना है। आपको गंदम, चीनी और खुर्दनी आयल के लिए अरबों डॉलर हर साल चाहिए हों, तो वो कैसे निज़ाम चलेगा? मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अपनी हुकूमत में एग्रीकल्चर टास्क फोर्स भी बनाई और उस पर काम भी किया। तो मेरा ख्याल है अब काफ़ी अरसे के बाद फर्स्ट टाइम हम गंदम इंपोर्ट करने से फारिग हो गए हैं। हमने मुल्क में इतनी गंदम पैदा कर ली है कि हमारा निज़ाम चलता रहेगा। खुर्दनी तेल का मसला भी ज़ेर बहस था। आप अपने किसान को टारगेट करें, उसको बूस्टअप करें, बहुत से मसाइल आपके हल हो जाएंगे। तो ये मंशूर में है जावेद हसनैन साहब, ये सब कुछ शऊर भी है, मंशूर में भी है, मंशूर में है, मंशूर में भी है और शऊर में भी है, और इस पे हम काम भी कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में जो भी गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी तो वो टॉप प्रायोरिटी पे फूड सिक्योरिटी को रखेगी। सेकंड, मैंने वहाँ पे कोशिश की थी, मैंने और किशवर ज़ोरा ने एक अपने अपने बिल पेश किए थे बल्दियाती इदारों को फ़ाल करने के लिए और मजबूत करने के लिए। अब भी जब तक आप चारों सूबों को बिठाकर एक यकसा निज़ाम बल्दियाती इदारों का चारों सूबों में नहीं लाएंगे, चारों सूबों में बल्दियाती निज़ाम को फ़ाल नहीं करेंगे, तो निचली सतह पे न डेवलपमेंट नहीं होंगे, ट्रांसफर ही नहीं होंगे। हम तो देख रहे हैं ये चीज़ें। जावेद साहब, मैं ज़रा आपके पास आता हूँ इस सवाल के साथ। मैं ज़रा तंजीला साहिबा, इन लोगों ने इन सारी चीज़ों को कवर सालों साल कर रखा है। तंजीला साहिबा, ये जो हम कहते हैं ना कि निचली सतह तक इख्तियार की मुंतकली, बड़ा खूबसूरत सेंटेंस है, लेकिन इस खूबसूरत सेंटेंस के पीछे बड़ी तकलीफ़ है, और ये हमारी कोई 5 नहीं 8 साल 9 साल की तकलीफ़ है। हो ही नहीं रहे निचली सतह तक इख्तियार की मुंतकली, और सारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो इलेक्शन के थ्रू आई हैं, जिन्होंने ये सब खुद नहीं किया। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। पाकिस्तान में एक बहुत तवील और लंबी जदोजहद की सूबों ने सूबाई खुद मुख्तारी के लिए, और बिलाखिर 18वीं तरमीम की सूरत में उनको कुछ खुद मुख्तारी मिली, लेकिन वो खुद मुख्तारी निचली सतहों तक मुंतकिल करने के वो हामी नहीं है। और यही पहले वफाक में मसला था कि वफाक जो है वो सारे इख्तियारात अपने पास रखना चाहता था। हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर है ना पॉलिटिक्स का और गवर्नेंस का, जिस तरह से ये नेक्सस बना हुआ है ब्यूरोक्रेट और सियासतदान का, जिस तरीके से ठेकेदारों का और सियासतदानों का नेक्सस बन जाता है, जिस तरीके से हमारे जो तरक्याती बजट में से लोग अपने किकबैक्स और कमीशंस लेते हैं, वो एक पूरा निज़ाम है जिसके बेनिफिशरी सिर्फ सियासतदान नहीं होते, बहुत सारे और तबकात भी होते हैं। तो ये जो नेक्सस है ये बड़ा परेशान कुन है। जब तक आप उसको ख़त्म नहीं करेंगे, आप अपना गवर्नेंस का स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे, आप अपने यहाँ तरक्याती काम किस तरह से करने चाहिए, कौन से मॉडल्स हैं, कैसे एलोकेशन होनी चाहिए फंड्स की, कैसे जो मुकामी हुकूमतें हैं उनके पास फाइनेंशियल पावर्स होनी चाहिए, जो ऑटोनॉमी है वो उनके पास होनी चाहिए, फैसला साजी उनके पास होनी चाहिए। मतलब एक लंबा सफ़र है। जब तक आप वो नहीं करेंगे,
तब तक जो सूबे में अब हुकूमतें इख्तियारात दबा के बैठी, वो इख्तियारात क्या हैं? एक तो ज़ाहिर है फैसला साज़ी का इख्तियार है, दूसरा वो फाइनेंशियल एक इख्तियार है कि पैसा आपके हाथ में है और आप अपनी मर्ज़ी से उसको इस्तेमाल करते हैं और आप उसमें से अपनी मर्ज़ी से किकबैक्स लेते हैं, उसमें मर्ज़ी से आप लोगों को कमीशन दिया जाता है और कमीशन लिया जाता है। तो मुझे ये लगता है कि हमें अपने पूरे सियासी ढांचे को तब्दील करने की ज़रूरत है। देखिए जो पार्लियामान होते हैं, जो लेजिस्लेचर होते हैं, उनका काम कानून साज़ी करना है और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है ग्रास रूट लेवल पे, जैसे आपने अवाम को फ़ायदा पहुँचाना है, कैसे उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लेके आनी है, कैसे मुआशरे में वो जो तरक्की है वो नज़र आनी चाहिए, उसके लिए फिर आप डिवॉल्व करते हैं पावर को, एक पूरा हुँ। सिस्टम, एक पूरा स्ट्रक्चर है और हमारे पड़ोस में हुआ है। हम यहाँ पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नए सूबों की बात करते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहते, हम हमेशा बददियानती करते हैं और सारी जमातें करती हैं। जमहूरियत का राग अलापते हैं, जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं है। हम खुद मुख्तारी का राग अलापते हैं, लेकिन खुद मुख्तारी हम अपने से निचली सतह पे देना नहीं चाहते। तो मेरा ख्याल है ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसमें बददियानती बहुत ज़्यादा है, मुनाफ़िक़त बहुत ज़्यादा हुँ, है। हुँ। जब तक आप अच्छी नीयत के साथ ये सोचेंगे नहीं ना कि इस मुल्क ने तरक्की कैसे करनी है, इस मुल्क में गवर्नेंस ने कैसे बेहतर होना है, इस मुल्क में शफ़ाफ़ियत कैसे आनी है, जब तक आप ये सारी बातें सिर्फ़ तकरीरों की हद तक रखेंगे और दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने के लिए आप इन बातों का ज़िक्र करेंगे, अपना एहतसाब नहीं करेंगे, तब तक मैं और आप ये बहस करते रहेंगे। आप अच्छा, लेकिन अगर मंशूर कर रहे थे, तंजीला देखिए साहिबा आपसे मैं एक पाकिस्तान में चीज़ जो पूछूँ, ये जो जी। डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारा इस वक़्त का, इसकी सारी ज़िम्मेदारी सियासतदानों को खुद लेना ही पड़ेगी। आप ये ना कहें कि उसने ये किया, इसने ये किया, इसकी वजह से नहीं हुआ। हुकूमतें मिल रही हैं, 5-5 साल हुकूमत करने को मिल रही है, कोई बीच में नहीं आ रहा। आप खुद किसी वजह से ना कर पाएँ तो किसी और के ऊपर ज़िम्मेदारी डालने से बेहतर है डेमोक्रेटिक सेटअप पर भी तो सवालात करें कि हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप ही ऐसा है कि हम कहते हैं जी कि इससे पहले मार्शल लॉ आ गए तो ये हो गया, तो आप खुद भी तो वही काम कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप पर भी तो खुद सवालात हैं बहुत बड़े-बड़े। अरसलान, जो पावर डायनामिक्स है ना, आप उसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। देखिए, जिनके पास इख्तियार हो और असल इख्तियार हो, फैसले वही करते हैं। अब ये एक बहस है कि अंडा पहले आया था कि बच्चा पहले आया था, कि इख्तियार किसने दिया, उन्होंने ले लिया या दे दिया। अब मसला ये है कि इख्तियार तो है, जिनके पास इख्तियार है, फैसला साज़ी की ताकत भी उन्हीं के ये पास है। बात अभी आप दुरुस्त देखिए, है आप आपकी। मंशूर की बात कर रहे थे, ये जो मंशूर में बहुत सारी चीज़ें आप पूछ रहे हैं, ये चीज़ें इनका आगाज़ हो गया। ये जो हमने फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है एसआईएफसी, असल जो मुद्दा है आपके कुछ सेक्टर्स का, जो बड़े ही क्रूशियल सेक्टर्स हैं, जिनके साथ पाकिस्तान की तरक्की और माशी तरक्की बिलखुसूस जुड़ी हुई है और जो स्ट्रक्चरल इस्लाहात हैं, वो भी जुड़ी हुई हैं, वो एसआईएफसी पे वो एजेंडा टेक अप कर दिया गया है जी और बिल्कुल, वो इसी स्पेशल निगरान सेटअप पे किया फैसिलिटेशन पर बहुत काम हो रहा है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपने देखा ना लेट्स डॉलर लेट्स की सी रेट भी नीचे आ नो रहे हैं। लेट्स सी कि जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी, वो उस एजेंडा को कैसे कैरी ऑन करती है और हुँ। क्या उसको लेजिटिमेट समझा जाएगा, उसको अडॉप्ट किया जाएगा, उसको ओनरशिप मिलेगी पॉलिटिकल, क्योंकि अल्टीमेटली हम एक पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम के तहत हुकूमत चलाते हैं, यहाँ पे तर्ज़ हुक्मरानी वो है, तो आपको पॉलिटिकल ओनरशिप लेनी पड़ेगी। अगर आप नहीं लेंगे और आप कहेंगे कि आपका इनिशिएटिव है, ये फ़ौज का इनिशिएटिव है, ये पिंडी का है, ये एस्टेब्लिशमेंट का है, हमारी बिल्कुल चलती सही नहीं, बात है, हमारा इसको आगे समझौता बढ़ाना कोई नहीं, पड़ेगा अगर ये अच्छा मामले ऐसे इनिशिएटिव है। उलझे रहेंगे। बहुत सही। जावेद बलोच साहब, सर, जी इख्तियारात की अरसलान। नीचे तक मुंतकली एक मामला, दूसरा जो इनिशिएटिव अभी लिए गए हैं उसके कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, समरात आ रहे हैं, डॉलर के सूरत में बेहतरी आ रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पिछले अगर 4-5 माह में कहूँ तो पाकिस्तान में बड़े अरसे बाद 5 अरब की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है और डॉलर्स की सूरत में, तो कुछ तो हो रहा है, बेहतरी तो हो रही है। ये इनिशिएटिव्स अब बढ़ाने पड़ेंगे फैसिलिटेशन के हवाले से, जो स्पेशल फैसिलिटेशन का एक पूरा सेटअप है उसके हवाले से। तो अब ये मरबूत पॉलिसीज़ को एक लंबे अरसे के लिए राइज करना, यही तो मसला है हमारा कि पॉलिसीज़ का फुकदान है। देखिए अरसलान, हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ ये हो रहा है गुज़िश्ता 70 बरसों से कि अगर एक गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी बनाती है, तो दूसरी हुकूमत जो है वो आके पॉलिसी चेंज कर देती है। जी। अगर दूसरी गवर्नमेंट जो है पॉलिसी बनाती है, तो तीसरी गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, ये तो अपने सियासी मफादात की खातिर थी और ये अपने ज़ाती मफादात की खातिर थी, लिहाजा हम इसको तब्दील कर रहे हैं। आपने देखा कि पूरी दुनिया में जो है वो हुकूमतें चेंज होती हैं, लेकिन जो कौमी सलामती की और कौमी तरक्की की पॉलिसियाँ हैं, उसे तब्दील नहीं किया जाता। हुँ। हुकूमतें करें,
लेकिन मुल्क की तरक्की और सलामती जो है उसको मुकदमा रखें। आपको मिसाल दूं, निगरान सेटअप आया और पीडीएम गवर्नमेंट में ही जो है वो एसआईएफसी बन गई थी, और एसआईएफसी का जो रोल है वो डिफाइन कर दिया गया था कि एसआईएफसी ने क्या करना है और किस तरह काम करना है, नंबर 1। नंबर 2, जब निगरान सेटअप आया तो जारी बात है सारी सियासी जमातों की हुकूमत खत्म हो गई। तो आपके सिर्फ बिजली चोरों से, अरसलान, बिजली चोरों से 2-2.5 माह के अंदर 42 बिलियन रुपए जो है वो रिकवर किए गए हैं, सिर्फ बिजली चोरों से। मैं एक जो है वो सेक्टर की बात कर रहा हूँ। डॉलर से जो है वो क्या बचत हुई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी आई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो क्या सवाल ये है कि क्या तहरीके इंसाफ की जो रियासत मदीना की हुकूमत थी वो ये काम नहीं कर सकती? सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीडीएम गवर्नमेंट जो है वो ये काम नहीं कर सकती, उन्हें नहीं पता था? यही था ना सारा वापडा, यही था लेस्को फेस्को, ये सारी कंपनियां यही थी, यही लोग काम कर मैं रहे थे। आपकी बात से जावेद साहब अगर ये बात अखज़ करूं कि हमारा सबसे बड़ा नेशनल इंटरेस्ट सीपैक में है और जो आ रहा है वो अपने चश्मे से, अपनी नज़र से अलग व्यू के जी साथ जी, उसको देख रहा है और उसकी रफ्तार और उस पर काम वो अपनी मर्जी से हो रहा है। ये कितना बड़ा नुकसान है। देखिए ना अरसलान, बात ये है कि आपको अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना होगा। कोई आज के कि आप अपने वोटर को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने सपोर्टर को सपोर्ट कर रहे हैं, बिजली चोरी कर रहे हैं तो करते रहे हैं, डॉलर जो है वो डंप कर रहे हैं तो करते रहे हैं, डॉलर स्मगल कर रहे हैं तो करते रहे हैं, बाकी जो काम जो माफिया, लैंड माफिया काम कर रहे हैं तो वो करते रहे। बाबा कहीं आपका मुल्क तो है, कहीं आपकी अवाम भी तो है, कहीं आपकी मुल्क की कौमी सलामती भी तो है, उसको बिल्कुल सही मुकदम बात। रखना चाहिए। अब बात ये है कि अपना अपना सियासी एजेंडा जरूर लेके आए, अपनी अपनी सियासी जो पॉइंट स्कोर करेंगे वो जरूर करें, लेकिन किसी एक लाइन ड्रा कर लें कि इससे आगे हमने नहीं जाना। ये हमारी लाइन है, इसको हमने ये हमारी रेड लाइन है, इसको हमने अबूर नहीं बहुत करना। अच्छे जावेद देखें, साहब, बहुत अच्छी नो आपने बात की। मेरा ख्याल है ये से मैं कहूँ ना, ये सेंट्रल बात है, ये सेंट्रल चीज़ है। अगर आपने कुछ बेहतर करना है, जावेद हसनैन साहब जो बात दोनों हजरात कर रहे हैं, तंजीला साहिबा भी, जावेद साहब भी, जो पॉलिसीज़ बेहतर हैं क्या उसको कंटिन्यू रखा जाएगा? आप लोगों ने क्या सोच रखा है? नहीं, रखना चाहिए, इसके बगैर आपका सर मुल्क चाहिए तरक्की तो नहीं है, कर सकता। आप लोगों ने सोचा क्या है, कि रखेंगे? हाँ, इंशाल्लाह हम जो पॉलिसियां हैं अपने मुल्क को बचाने के लिए, कौमी सलामती के लिए, वो हमारी तरजीहात में शामिल हैं और हमने इन पे काम भी करना है। हमारा तो माजी आपके सामने है। सी पैक के हमने काम किया, इस मुल्क में वाटरवेज नून लीग की हुकूमत ने बनाए। आगे भी चलकर जब रास्ते अच्छे होते हैं तो आपकी इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलती है, आपकी ज़राअत को सपोर्ट मिलती है। सर बलूचिस्तान के लिए भी मियां पॉलिसी नवाज बनाएं, शरीफ और मुस्लिम बलूचिस्तान लीग को बहुत नून ने ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा इस पे काम किया है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में गवर्नमेंट को एक तरजीह बल्दियाती इदारों को भी देनी चाहिए ताकि निचली सतह पे इख्तियारात भी जाएं और उन लोगों के मसाइल भी हल हों। मैं अपने हलके के हर गांव को भी जानता हूं, जाता भी हूं, लेकिन उसके बावजूद जब तक वहां का कोई शख्स मुझे उनके प्रॉब्लम नहीं बताएगा तो मैं उसकी सही पिक्चर आगे पेश नहीं कर सकूंगा। बिल्कुल आपकी बात। इसलिए मैं चाहता हूं, मैंने तो 3-4 साल पार्लियामेंट के अंदर बल्दियाती इदारों को तहफ़्फ़ुज़ देने, इस्तेकाम देने और उनके इलेक्शन कंटिन्यू करने के लिए काम किया है। मेरी तजवीज़, मेरा बिल आज भी कौमी असम्बली के रिकॉर्ड में महफूज पड़ा है। बिल्कुल दुरुस्त बात है जावेद साहब, चले इस पे इंशाल्लाह मैं जरा डिटेल और मुझे प्रोग्राम भी मौका जावेद दिया साहब तो नेक्स्ट जी जावेद साहब बहुत शुक्रिया। जावेद हसनैन साहब, जावेद बलूच साहब का बहुत शुक्रिया, तंजीला मजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद रही, बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। यहाँ पे लेंगे ब्रेक से आएंगे वापस। तो जिनका जिक्र अभी हो रहा है मरबूत पॉलिसीज़ और वही मामला हमारी मईशत के साथ जुड़ा है, उस पर क्या कुछ हो सकता है, क्या चैलेंजेस हैं आने वाली हुकूमत के लिए, और कुछ बेहतरी के जो अभी इनिशिएटिव्स हुए हैं उसको कैसे कंटिन्यू करना है, और हो जो आने वाली गवर्नमेंट है वो क्या इसके बारे में सोच सकती है और ये कितना ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और जैसे कि मैंने कहा था ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी की, क्योंकि पाकिस्तान के लिए और अब नए आने वाले इंतखाबात के बाद बनने वाली हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की इकॉनमी, उसके मसाइल और उसका हल। नई हुकूमत के लिए मौशी मैदान में जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, क्या उसके मसाइल के या मौशी चैलेंजेस के हल के लिए आने वाली जो हुकूमत होगी, आने वाली जो सियासी जमातें हैं, उनके पास कोई हल होगा?
और जो बड़े चैलेंजेस हैं वो क्या क्या है, उस पर भी बात करेंगे। इंडस्ट्री की सूरत हाल, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का गैप, फिर टैक्सेशन की सूरत हाल, FBR के सिस्टम्स, उसके रिफॉर्म्स, वन विंडो ऑपरेशन और इनकम टैक्स के मसाइल, GST का मामला, छोटा कारोबारी तबका अलग परेशान, ख़रीदार अलग परेशान, और नौकरियों के मसाइल, फिर पाकिस्तान में स्किल वर्कर के मसाइल। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जिनके पास बड़ी तादाद में यूथ मौजूद है, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन क्या है, यूथ कर क्या रही है, हम उसको किस तरह से पाकिस्तान में फलता फूलता देख रहे हैं, और अगर हम ठीक नहीं देख रहे तो इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है, इसके लिए क्या जामे प्लान है। सिर्फ कह देना बिजली के मसाइल को हल कर देंगे, गैस के मसाइल को हल कर देंगे, सर्दियों में गैस नहीं और गर्मियों में बिजली नहीं, ये दोनों चीज़ें इंडस्ट्री के लिए हैं। फिर वजारत तवानाई और वजारत ख़जाना के दरमियान ठन गई है गैस कंपनीज़ के बकायाजात वापस करने के हवाले से, वो एक नया मसला है, और अरबों रुपए के ये मामलात हैं जिनकी पेमेंट्स ड्यू हैं। सऊदी अरब से आने वाली इन्वेस्टमेंट आती भी है तो टाइम लगेगा, CPEC पाकिस्तान के लिए कितना फ्रूटफुल है, फिर हमारे यहाँ टेक्सटाइल का शोबा बड़ा ताकतवर शोबा था, क्या हालात हैं उसके, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नीचे की तरफ क्यों जा रही है, और फिर बड़े बड़े सनतकार मुल्क से जाने की क्यों सोच रहे हैं, जिस तरह से आम नौजवान और आम आदमी मुल्क से जाने का सोच रहा है, क्यों सोच रहे हैं, किस तरह से इस्तेहकाम आएगा, मुआशी सूरत हाल पर बात करेंगे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मारूफ बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान में इकॉनमी को बड़ा बेहतर जानते हैं, उनसे इस पर बात करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब माहिर मैशत हैं, उनसे इस पर बात करेंगे। मिर्ज़ा साहब, पहले तो सर सनतकार और उनके मसाइल, चूँकि आप ख़ुद भी सनतकार भी हैं, आप ख़ुद लिखते भी रहे, इस पर बड़ा लंबा अर्सा मैंने आपके आर्टिकल्स का बगौर मुताला करता तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रही। सनतकारों के मसाइल से लेकर पाकिस्तान की प्रोडक्शन कॉस्ट, बिजली, गैस, ये बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, आने वाली हुकूमत के लिए ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इस वक्त जो मसला है वो हमारी सनतों की पैदावारी लागत में जो इजाफ़ा हुआ है और जिससे हमारी मुकाबलती सकत जो है वो ख़त्म होती जा रही है, वो सबसे बड़ा मसला है, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ नहीं पा रही। मिसाल के तौर पे 2-3 चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो बिल्कुल डायरेक्टली हिट कर रही हैं। पहला तो है कि जो मार्कअप रेट बढ़े हैं, 22% डिस्काउंट रेट, पॉलिसी रेट स्टेट बैंक का हो गया है, और बैंकों के लेंडिंग रेट जो हैं 24 और 25% हो गए हैं। 24-25% पे आप सर्व नहीं कर सकते, बैंक को कर्जे नहीं उतार सकते, मार्कअप नहीं सर्व कर सकते, और यही वजह है कि प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट सुकड़ा है। यानी निजी शोबे के कर्ज़ों की ये जो आप अमाउंट देख रहे हैं वो स्टेट बैंक की रिपोर्टिंग में भी है। एक वक्त ये होता था कि ये 450-500 अरब रुपए के होते थे, अब ये 250 अरब रुपए पे आ गए हैं। तो ये आपकी निजी शोबे के कर्ज़ों की लेने की रफ्तार भी कम हुई है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है कि इन्होंने बिजली और गैस पे जो रियायती टैरिफ था वो हटा दिया है और नॉर्मल टैरिफ लगाया है, जिससे इनकी कीमतें हमारी बढ़ गई हैं। 193% तो गैसों में इजाफा किया गया, उससे पहले बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि बिजली, गैस, मार्कअप और उसके बाद डॉलर का जो इम्पैक्ट है उसने जो जिससे हमारी करेंसी स्टेबल नहीं थी, हमारी पैदावारी सलाहियतों पे बड़ा असर डाला है। प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ कम हुई हैं और उससे एक्सपोर्ट्स हमारी कम हुई हैं। लिहाजा हम एक्सपोर्ट्स में वो टारगेट हदायत हासिल नहीं कर पा रहे जो रखे गए थे 34 अरब डॉलर का। ये अब आप आ जाएं इसके ऊपर कि टेक्सटाइल की सनत जिसकी आपने बात की, जिससे हमारा अपना ताल्लुक़ है। एक चीज़ तो बहुत अच्छी हुई है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि कॉटन की क्रॉप जो इस बार अच्छी हुई है। अब तक 8 मिलियन बेल्स जिनर्स के पास आ चुकी हैं, जिसमें 4 मिलियन बेल जो है सिंध की हैं और 4 मिलियन बेल जो है पंजाब की। हालांकि सिंध की कभी भी पंजाब के बराबर या उसके मुकाबले की नहीं। चलो, ये तो खुशाइन बात है। इससे लास्ट ईयर जो ये थी, ये 5 मिलियन बेल भी नहीं थी। तो लास्ट ईयर के मुकाबले में ये बहुत अच्छा है कि कॉटन की फसल बढ़ी है, जिससे हमें कॉटन इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी और हम मुकामी सतह के ऊपर कॉटन ले सकते हैं। तो ये एक साइन ऑफ रिलीफ या एक आने वाले वक्त में बेहतरी मैं देख रहा हूँ।
उसके बाद जो अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, कुछ करंट अकाउंट खसारा पहली बार बहुत अरसे के बाद मुस्बत आया है, प्लस में आया है। एक्सपोर्ट थोड़ी सी पड़ी हैं, इंपोर्ट में भी कमी हुई है, तिजारती खसारा कम हुआ है। तो ये वो चीज़ें हैं। रुपी स्टेबल है, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 65,000 की हद अबूर करने के बाद अब प्रॉफिट टेकिंग हुई है, जिससे ये फिर थोड़ा सा नीचे आया है 700-800 पॉइंट। तो ये चीज़ें भी एक ही हैं कि जिनको आप अच्छा समझ सकते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी हुई है, जिसकी हमें ज़रूरत थी, और इस बार जो डोनर्स एजेंसीज से भी हमें मिलने थे फंड्स, वो पिछले साल के मुकाबले में हमें कम मिले हैं। अब जहाँ तक सवाल है आईएमएफ का सेकंड रिव्यू तो बड़ा मुस्बत नोट पे कंक्लूड हुआ है, और उनकी बोर्ड मीटिंग का इंतज़ार है कि उसमें $700 मिलियन की हमको पेमेंट हो जाएगी सेकंड इंस्टॉलमेंट की। उससे ये फ़ायदा होगा कि डोनर्स एजेंसीज जो कुछ रुकी हुई हैं वो भी हमें अपने बकाया फंड जो है वो रिलीज़ करेंगी। लेकिन जो चीज़ इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा मुतासिर कर रही है वो ये है कि बेरोज़गारी में इजाफा हुआ, क्योंकि नए मुलाजमतों के मौके नहीं बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। इकॉनमी श्रिंक हो रही है। आप 1.5 से 2% जीडीपी की बात कर रहे हैं, आप 25% मार्कअप की बात कर रहे हैं, आप बिजली और गैस की ऊंची कीमतें की बात कर रहे हैं। तो किस तरह से आपकी सनत जो है वो फैलेगी? और यही वजह है कि सनती पैदावार भी कम हुई है, मुलाजमतों के मौके भी कम हुए, एक्सपोर्ट में भी खातिर खा इजाफा नहीं हो सका है। हाँ, उम्मीद है रिमिटेंसेस जो है हमारी वो इंशाल्लाह, क्योंकि ऑफिशियल और अनऑफिशियल में गैप कम हो गया है, 1 या 2 रुपए का गैप है, विच इज़ एक्सेप्टेबल। तो उम्मीद की जा रही है कि हमारी तरसलात ज़र यानी रिमिटेंसेस बाहर से जो आती हैं वो बढ़ेंगी। वो चलिए, भी बढ़ के, अच्छा लेकिन वो मिर्जा टारगेट साहब, अचीव नहीं एक कर दो सकती। चीजें और भी जो हैं, 33 जरा डॉक्टर साहब की तरफ जाता हूँ, बिलियन फिर आपके डॉलर पास का आता है। हूँ। ये $30 बिलियन तक बमुश्किल, $29 बिलियन तक बमुश्किल पहुंच पाएगा। ये बात दुरुस्त है। डॉक्टर साहब, बड़ी डिटेल गुफ्तगू मिर्ज़ा साहब की, और मैं समझता हूँ मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, बड़ी डिटेल गुफ्तगू हमेशा से इंडस्ट्रियल, उसके मसाइल, फिर पाकिस्तान की इकॉनमी, डॉलर, इन चीज़ों पे बड़ी ज़बरदस्त गहरी नज़र भी रखते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो हम डॉलर की बात कर रहे हैं, काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है डॉलर की प्राइस, और फ़र्क जो है रुपए की कदर और डॉलर के साथ वो थोड़ा सा बेहतर हुआ है, उसमें मुस्तहकम हुआ है। दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट देखें तो कभी तो बहुत ऊपर, और आज 2700 पॉइंट नीचे गिरावट देख रहे हैं। तो किस तरह से हम किसी भी चीज़ में स्टेबिलिटी देखें? वैसे तो खैर हम इसको इकोनॉमी इंडिकेटर, जितने इकोनॉमिस्ट हैं वो मानते नहीं हैं कि इकोनॉमी का इंडिकेटर है स्टॉक मार्केट। अरसलान, अगर आप पिछले 4-5 माह में पाकिस्तान की इकॉनमी को देखें तो एक आईएमएफ के प्रोग्राम के ना होने की वजह से डिफ़ॉल्ट सिचुएशन में पाकिस्तान की इकॉनमी $4 अरब के ज़खायर भी नहीं थे, और मार्केट्स, बोथ पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट और पाकिस्तान का बॉन्ड इंटरनेशनली, दोनों ट्रेड कर रहे थे ये इस तरह से कि जैसे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ा है। आईएमएफ का प्रोग्राम हो गया, फिर उसका पहला रिव्यू 30 सितंबर को कंप्लीट हुआ, उसका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है, उसका अगला जो अब जो है वो बोर्ड है। थोड़ा सा पाकिस्तान की जो बहुत डिफ़िकल्टी में आई एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ फ्लड्स, उसने थोड़ा सा रिवाइवल दिखाया, जैसे कहा गया दुरुस्त कि कॉटन, बाकी क्रॉप्स भी जो हैं वो बेहतर आ रही हैं। सो एक कॉटन और क्रॉप्स के बेहतर आने की वजह से 5% जो पहले क्वार्टर के जीडीपी में अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ दिखाई दे रही है। पहले क्वार्टर की ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग की और सर्विस सेक्टर की मिला के 1.5-2% के करीब बनी है। ये कोई खास ग्रोथ नहीं है, लास्ट ईयर हम नेगेटिव ग्रोथ पे थे। सो थोड़े से साइंस ऑफ रिकवरी ज़रूर आपको दिखाई दिए हैं पहले क्वार्टर में और कंटिन्यूइंग नाउ। उसकी वजह यह है कि आपने अपने करंट अकाउंट को थोड़ा सा संभाला हुआ है, और आपने इंपोर्ट पे भी थोड़ी कदगन रखी हुई है, और इसके साथ साथ रुपए को उस तरह रोका नहीं हुआ। और रुपया जो है एक एक्ट करता है एज अ बफर के इंपोर्ट्स बहुत बढ़ ना जाएं, और 22% रेट को रखने की एक बड़ी वजह इन्फ्लेशन के अलावा डिमांड को कम रखना है ताकि इंपोर्ट्स ना बढ़ जाएं। और ये आपको इसलिए करना पड़ रहा है कि डॉलर के ज़खायर $7 अरब पे खड़े हैं, और डेट के अलावा कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं कि पाकिस्तान एफडीआई या नॉन डेट क्रिएटिंग बहुत एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं या एकदम रेमिटेंसेस बढ़ जाएं। अब आपका जो अगला पाथ है, जो आपने सवाल किया
कि रुपए की कदर में जो थोड़ी सी मुस्तहकम आपने देखी, उसमें एक तो ये कि आईएमएफ का प्रोग्राम हो गया, दूसरा स्मगलिंग, होर्डिंग, डी डॉलराइजेशन और अफगान ट्रांजिट ट्रेड। इन चार चीज़ों पर एस्टैब्लिशमेंट ने एटलीस्ट सिग्नल ये ज़रूर किया है कि उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं, कुछ स्टेप्स भी लिए हैं, कुछ रेगुलेटरी कंट्रोल्स किए हैं। इससे थोड़ी सी तकवीत मिल रही है इकोनॉमी को इन द शॉर्ट रन। अच्छा, बट अगर मैं याद डॉक्टर साहब रखिए आपसे कि ये आपके पूछूं, जो डॉलर का मामला है, इसकी स्मगलिंग पे वैसे काफ़ी रोक लगी है, और हम जो ओपन मार्केट और इंटरबैंक देखते हैं, इसके फ़र्क भी थोड़ा सा मुस्तहकम होता दिखाई दिया। इसकी क्या रीज़न, सिर्फ स्मगलिंग रीज़न थी डॉलर की, या फिर और भी कोई मामला था? देखिए, एक तो फंड फ्लोज बेहतर हुए हैं इंटरनेशनल, बिकॉज आपको 5 अरब डॉलर तो उसी वक्त आ गए जब आईएमएफ का प्रोग्राम हुआ, तो आप जी। 8.7 अरब डॉलर पे जुलाई में चले गए। सो ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई को देखते हुए रुपया जो है वो मुस्तहकम हुआ। दूसरा, एक तीसरी मार्केट क्रिएट हुई हुई थी जो कि एक इलीगल इलिसिट मार्केट थी, उसको एस्टैब्लिशमेंट ने थ्रू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज खत्म किया और स्मगलिंग भी कम की। तो जो ओपन मार्केट के भी फ्लोज थे वो बढ़े, और वो फ्लोज फिर आना शुरू हुए इंटरबैंक में। पर जो आने वाले दिन है ना पाकिस्तान की, याद रखिए कि ये तो इन द शॉर्ट रन आप आईएमएफ का एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट में आपने ये गुजारा किया है। जिन चीज़ों का जिक्र अभी दुरुस्त किया गया, उनमें जो आपके लॉन्ग रन मसाइल हैं वो वहीं खड़े हैं। एनर्जी सेक्टर पूरा जो है वो रीवैम्प मांग रहा है। ये छोटी सी बैंडेज लगाकर आप आईएमएफ एनर्जी सेक्टर को ठीक नहीं कर सकते। पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशियो 9% है एफपीआर का, ये कम से कम 12 से 15% होना है। इसको भी आप बैंडेज लगाकर ठीक नहीं कर सकते। पाकिस्तान की जो ग्रोथ आनी है वो आनी है पैदावारी सलाहियत बढ़ाकर। वो एग्रीकल्चर में भी होना है, मैन्युफैक्चरिंग में भी होना है, और उसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक एक पूरा रेगुलेटरी निज़ाम है जिसको ठीक करना है। और आखिर में इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो पाकिस्तान का 14% भी नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट्स ऑफ पाकिस्तान, एग्रीकल्चरिस्ट्स ऑफ पाकिस्तान, एसएमईज ऑफ पाकिस्तान, एफडीआई और फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये सब जब तक मिलेंगी नहीं और पाकिस्तान एक डाइवेस्टमेंट का प्रॉपर एजेंडा बनाने में कामयाब नहीं होगा, पीआईए, एनर्जी सेक्टर, रेलवे, स्टील मिल और बैंक, इन सब का एक ये एजेंडा नहीं बनेगा, तो अगले 5 साल में अगर ये मसाइल हल नहीं होंगे तो आप एफिशिएंट कंपेटिटिव इकोनॉमी नहीं बना पाएंगे। आखिरी ज़बरदस्त। बात यह है कि इसके करने में जो चीज़ आपके सामने खड़ी है, आज भी खड़ी है, 10 साल पहले भी खड़ी थी, और 5 साल बाद भी मुझे इंटरव्यू कर लीजिएगा, वो खड़ी रहेगी जब तक कि ये माइंडसेट नहीं चेंज होता कि आखिर ये मसला क्या है, कि अगर मसाइल हम आगाही दे सकते हैं, समझ सकते हैं, तो हल क्यों नहीं करते। पाकिस्तान डजंट हैव द कॉम्पिटेंस टू डील इतने ब्रॉड और इतने डीप रिफॉर्म्स। जब तक आप ये तय नहीं कर लेते कि ये प्रोफेशनल्स और पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स और पाकिस्तानी डॉक्टर्स के अलावा ये सर्जरी होनी नहीं, तो आप जितने मर्जी एक्सटर्नल प्रोग्राम्स कर लें, जितने मर्जी मैं एग्री, एक्सटर्नल मैं कंसल्टेंट्स आपकी बात को से 2 एग्री हफ्ते सर, के लिए बुला लें, बिल्कुल एग्री। आपको आखिरी बात ये कहूंगा कि इसको इस तरह समझिए, आपके इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं, जितने, और मैं एक नहीं, ईस्ट एशिया, चाइना, इंडिया, इन सब ममालिक को देखिए, देयर वर अ फ्यू गुड मैन जिन्होंने, उनके लोग थे, अपना एजेंडा लिखा। 91 में मनमोहन सिंह ने सर्जरी शुरू की इंडिया की, सुहार्तो ने इंडोनेशिया में की, ली क्वान यू ने सिंगापुर में की। ये कोई फॉरेन बेस्ड कंसल्टेंट्स पे बेस्ड नहीं था। अब ये रियलाइजेशन आज भी आती मुझे दिखाई नहीं दे रही, वरना जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने पुश किया है थ्रू SIFC, थ्रू लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स, पाकिस्तान को बहुत इम्पेटस मिल जाता। पहले हो जाता तो बहुत बेहतर हो जाता। मिर्ज़ा साहब, अगर जो जिन मसाइल का जिक्र किया डॉक्टर खाकान ने, क्या ये मसाइल हल इसी तरह हो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की इकॉनमी समझने वालों को, और जो पाकिस्तान की इकॉनमी की बेहतर या उसकी जो रप्चर है उसको ठीक करने पर काम कर रहे हैं, तो उनको काम करवाएं, उनको समझ है, उनको समझ बूझ है, तो ये मामला बेहतर हो सकता। मतलब ये नहीं है कि हमारी इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती, मतलब ये है कि ठीक हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए खाकान साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल करा था कि ये शॉर्ट टर्म रिमीडियल मेजर्स लेके आप इसको या बैंडेज लगा के हैवी ब्लीडिंग को नहीं रोक सकते, तो वहाँ से इस बात को
मैं जवाब देना शुरू करता हूँ। देखिए, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कैरी ऑन करते रहे और वो कॉम्प्लिकेटेड इफेक्ट्स के साथ अब मौजूद हैं। हमने पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें रेलवे है, जिसमें स्टील मिल है, जिसमें पीआईए है, जिसमें डिस्कोज हैं, उनकी प्राइवेटाइजेशन का कुछ नहीं किया, रिस्ट्रक्चरिंग का कुछ नहीं किया, और वो 500 अरब रुपए सालाना ब्लीडिंग का वो सबब है। अब आईएमएफ भी कह रहा है, व्हाट्सएप को बिठाया है पीआईए के लिए, लेकिन बहुत लेट। ये तो ब्लीडिंग वाले इदारे हैं जिसको आप एक महीने बर्दाश्त नहीं कर सकते मज़ीद, बिकॉज उसमें इजाफा हो रहा है ब्लीडिंग। दूसरी चीज़ इसमें अब अल्लाह अल्लाह करके स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनी है और आउटगोइंग पीडीएम की हुकूमत ने उनको वो तमाम लेजिस्लेटिव पावर दिए हैं, आइनी ताकत दी है, आइनी इस्लाहात करके उसमें वो तमाम पावर दे दी गए हैं जो बड़े फैसलों करने के लिए दरकार हैं। ये एक सिविल मिलिट्री क़यादत का एक बहुत अच्छा मॉडल है जो कामयाब रहा है। आपने एफएटीएफ में इसका रिप्लिका देखा था, जिसमें सिविल मिलिट्री क़यादत ने मिल के ग्रे लिस्ट से हमको निकाला था, याद है ना आपको? ये उसी का बड़ा स्केल, बड़ी स्क्रीन के ऊपर SIFC है। उन्होंने 4 सेक्टर आइडेंटिफाई करें जिनको मैं एंडोर्स करता हूँ पूरा। उन्होंने कहा आईटी सेक्टर है, मिनरल्स हैं, मादनियात हैं, ज़राअत का शोबा है जो नेगलेक्ट किया गया था, और फिर टेलीकॉम और डिफेंस प्रोडक्शन। तो इन सेक्टर्स में ही बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जल्दी वक्त में आ सकता है और बेहतरी कम वक्त में नज़र आ सकती है, और उसके लिए काम हुआ है। आपने देखा कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने बाहर जो यूवी गए थे, जो कुवैत गए थे, अब वो अमेरिका गए हुए हैं, सऊदीया में मुसलसल राब्ते में। अब देखें, अरामको ने एग्रीमेंट साइन कर लिया जो 19 साल से पेंडिंग था। उसमें इन्वेस्टमेंट क्लॉजेस को नहीं डाला था, जो एग्रीमेंट था, अब डाल के उसको और एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसी तरह आप ये देखें कि OGDC वगैरह के जो शेयर थे अरामको ने वो खरीद लिए हैं। तो ये भी पुरानी चीज़ें हैं ये, लेकिन अब क्योंकि अंडर वन रूफ एक इदारा बन गया है जिसको इतने पावर हैं कि वो रुकावटें यूं दूर करके बात को आगे बढ़ाए, तो चीज़ें हो रही हैं, और ये एक सक्सेसफुल मॉडल है सिविल मिलिट्री क़यादत का। अच्छा मिर्ज़ा साहब, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी कंटिन्यूटी कितना ज़रूरी है, इसकी कंटिन्यूटी अब कितनी ज़रूरी है इस मॉडल की? मैं समझता हूँ इसकी कंटिन्यूटी जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके नताइज अच्छे आ रहे हैं। ये वो सेक्टर्स हैं जिन्हें कम वक्त में हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं, कम वक्त में हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती है आईटी सेक्टर की, कम वक्त में मिनरल्स और माइंस जो ज़मीन के नीचे हैं वो हमारे बाहर निकल के मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। नहीं तो 76 साल से भी तो ये सब चीज़ें ज़मीन के नीचे थी। थर का कोयला जो था वो 76 साल से काला सोना ज़मीन से बाहर नहीं निकलने दिया ऑयल कंपनियों ने, और आपके ब्यूरोक्रेट्स पॉलिसी नहीं बना सके। फिर कल थर कोल अथॉरिटी बनी, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उसको मुमकिन बनाया, और उसके बाद अब देखें कि थर कोल से चलने वाले 3 प्रोजेक्ट जो हैं पावर जनरेशन कामयाबी से कर रहे हैं। और वो तमाम इशू जिस पे हम हाई करते थे कि जी सल्फर कंटेंट ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है, ये कोयला नहीं यूज़ हो सकता, इंपोर्ट करना पड़े, वो सब चीज़ें अब एड्रेस हो गई हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है। ये सब चीज़ों को वो कंट्रोल करके अब बिजली हमारे मुकामी कोयले से बन रही है। तो मेरा मतलब ये था कि ये मैसिव डिसीजन थे जो पहले भी लिए जा सकते थे, बिल्कुल सही बात, रिट नहीं थी। ये चीज ना, विल सर, विल नहीं थी। हाँ, विल नहीं थी डॉक्टर साहब। ये डिसीजंस पहले भी हो सकते थे, विल नहीं थी। लेकिन ये जो जिस तरह थरकोल, आपका तो एनर्जी पर बड़ा रिसर्च वर्क है, एनर्जी के मसाइल हल करने के लिए जो आप हमेशा बात भी करते हैं, हम थरकोल को कहें या पाकिस्तान की मादनियात, जो कोयले के अलावा मादनियात हैं, बलूचिस्तान बड़ा इसके लिए ज़बरदस्त एक ज़रखेज़ ज़मीन है, फिर पूरा पाकिस्तान, खाली बलूचिस्तान नहीं। तो हम इसका इस्तेमाल करने के लिए कोई मरबूत और जामे पॉलिसी अब तक बना नहीं पाए। अगर बन जाती है तो हमें क्या फ़ायदा है?
15 दिसंबर 2022 को डॉन में मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसका एक बड़ा वर्जन भी है पर डॉन में उसका एक छोटा वर्जन छपा, उसका नाम है रॉक्स एंड क्रॉप्स। मैं आज भी बिलीव करता हूं कि पाकिस्तान का अगले 5 साल का जो टर्न अराउंड प्लान है वो पहले लिखा जाएगा एग्रीकल्चर की जो पैदावारी सलाहियत है उसको ठीक करने के लिए। और मुझे खुशी है, मुझे अगले दिन लाहौर लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स में एक ब्रीफिंग दी गई और मैं बहुत ही खुश हुआ उस ब्रीफिंग से। एक अच्छा मरबूत इदारा बनाया है और वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की है, जो पाकिस्तान की ऐसी लैंड है जो कल्टीवेट नहीं हुई, जो पाकिस्तान में पोटेंशियल मैकेनाइजेशन, फाइनेंसिंग, कॉर्पोरेट फार्मिंग का है, वो किया जाए। सो ये तो नंबर 1 टर्न अराउंड स्टोरी है पाकिस्तान की, जो आसान भी है लिखना, पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को भी मीट करती है, पाकिस्तान का 11 अरब डॉलर का इंपोर्ट बिल तोड़ती है और पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट के जराए बनाती है। इस पे तो मतलब आंखें बंद करके काम करना चाहिए। नंबर 2, रॉक्स जो हैं पाकिस्तान की एक मीडियम टर्म 5 से 10 साल की स्टोरी होनी चाहिए। पाकिस्तान में मादनियात, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, रेकोडेक को देख लें। मैं मजाक में कहता होता हूं कि रेकोडेक दुनिया की सबसे बड़ी अनटैप्ड कॉपर और गोल्ड की रिजर्व है और यस इट इज वेरी मच लोकेटेड इन अ कंट्री पाकिस्तान। सो अगले 5 से 10 साल इसका काम कीजिए। ये जो आपने इतना मुश्किल में फंसाया हुआ था कि ये आप एग्रीमेंट नहीं कर पा रहे थे, फिर उसकी वजह यही थी कि आपकी तरफ की साइड की कॉम्पिटेंस इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को ठीक डील नहीं कर पा रही थी। गेट कॉम्पिटेंट पीपल, ये 2 ही चीजें आपको 5 से 10 साल में आप भूल जाएंगे टेक्सटाइल को, आप भूल जाएंगे लेदर एक्सपोर्ट्स को, आप भूल जाएंगे फार्मा एक्सपोर्ट्स को, अगर ये 2 चीजें आप सेटल कर लें। ये जो बाकी सारी चीजें हैं इनको जरूर करते रहिए। आपने इतना टर्फ में इतना सस्ता लोन देकर 2.5 अरब डॉलर की मशीनरी मंगवाई, उसको जरूर यूटिलाइज कीजिए और बढ़ाइए टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट को। उसके बाद तीसरी जो चीज ऑफ कोर्स हमारे 23 साल सर, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी तो होना डॉक्टर साहब। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, बिजली हम महंगी देते हैं, गैस हम महंगी देते हैं, बल्कि देते भी नहीं हैं हम तो। जब मौसम होता है तो वो चीज़ें ही गायब हो जाती हैं। इसका मैं आपको एक आसान हल बताता हूँ। देखिए, आपने और मैंने कभी ये कंप्लेन नहीं किया और मेरे जो लोग दोस्त हैं जो लैंड क्रूजर में आते हैं और मेरे वो दोस्त जो शायद इतने अमीर नहीं हैं, उन दोनों ने भी कभी कंप्लेन नहीं किया कि यार मोबाइल फोन बहुत महंगा हो गया है पाकिस्तान में, मोबाइल सर्विस बहुत महंगी हो गई है। क्यों नहीं किया? क्योंकि वी लेट इट बी इन द प्राइवेट सेक्टर। कंपटीशन हमने क्रिएट किया। कंपनीज आज रोज पैकेज भेजती हैं, रोज मुझे दूसरी कंपनीज फोन करती हैं कि आप हमारा ले लें, ये कर लें, वो कर लें। मैं कई दफा अरसलान आपसे ना पेरिस से बात करता हूँ। मेरी जो इस वक्त की स्पीड है पेरिस में वो वही है जो मैं लाहौर और इस्लामाबाद में लेता हूँ। सो एंड मुझे कभी फिक्र नहीं होती कि ये स्पीड ड्रॉप कर जाएगी, बट मुझे बिजली की हमेशा फिक्र होती है। प्लीज मानिए इस बात को कि कोई भी पाकिस्तान की सरकार की सलाहियत कमर्शियल अदारे चलाने की है नहीं। इसको छोड़ दीजिए अपने पास से। अभी भी हम इसमें कंफ्यूज हैं कि मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लें, हम कुछ और आप एक चीज बड़ी अच्छी कहते हैं डॉक्टर साहब कि इसके अंदर कंपटीशन पैदा कर दें तो शायद बिजली भी सस्ती हो जाए, 4-5 कंपनीज खड़ी हो जाए तो एक दूसरे के मुकाबले में चीजें बेहतर हो जाए। हर सूरत में जब मैं पेरिस में कनेक्शन लेता हूं तो मुझे कई कंपनीज अवेलेबल होती हैं और जब मैं ले भी लेता हूं और उनको मालूम होता है तो वो मुझे 2 महीने बाद फोन करके ये कहती हैं कि आपके पास ये है, हम इसमें ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त की कमी, मैं यही चीज जरा मिर्जा इख्तियार बेग साहब से, मिर्जा इख्तियार बेग साहब, हल के लिए कंपटीशन पैदा करें, आसानियां पैदा करें। कंपटीशन होगा तो प्राइस भी डिफरेंस आ जाएगा बड़ा। ये ऑटोमेटिक एक सिस्टम है। जी बिल्कुल। देखें, मैं आपके सवाल के एम्बिट में जवाब वो दूंगा जो मेरे दिल में छुपता है हमेशा, और वो है सर्कुलर डेट जिस रफ्तार से बढ़ रहा है। अगर खुदा ना खास्ता, खुदा नहीं खास्ता, पाकिस्तान को कोई चीज़ हिट हार्ट करेगी तो वो सर्कुलर डेट है, गर्दिशी कर दें, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आपने जो IPP से पुराने एग्रीमेंट किए हैं, मैं कहता हूँ खुदारा वो एग्रीमेंट जो एक्सपायर हो चुके हैं उनका रिन्यूअल पुरानी टर्म्स पे ना करें। आप कम्पिटेटिव बिडिंग क्यों नहीं करते? आप फिक्स कैपेसिटी चार्ज देने को तैयार हैं कि बिजली ना भी लें तो उसकी अदायगी आप कर रहे हैं।
लेकिन कम्पिटेटिव बिडिंग दुनिया में होता है, कंसोर्शियम बना के हम 400-500 मेगावाट का कोट करते हैं, 5 सेंट 5.5 सेंट, और जिसकी सस्ता होता है उसको वो मिल जाता है, जो बिजली लें उसका पे करें। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन कहीं पे प्रेशर आ जाता है चाइना के इन्वेस्टर्स का कि जी इसको ना छेड़ें, सी पैक कैम्बेट में है। इसमें हमारे बिजनेसमैन, मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, कोलीग्स हैं फेडरेशन में, मैं नुमाइंदगी करता हूँ उनकी, लेकिन ये एग्रीमेंट जो हैं जिस अंदाज में हुए हैं और अब वो मॉडिफाई हो के कुछ की डॉलर में पेमेंट्स है, कुछ की 17% सही कह रहे हैं सर, कैपेसिटी पेमेंट के अंदर तो दब के रह गए हम। ये सब चीज़ें हमें चाट रही हैं, ये हमें खोखला कर रही हैं। खुदा के वास्ते पे इस एग्रीमेंट को IPPs के जो एक्सपायर हो गए उनका रिन्यूअल पुरानी टर्म्स पे ना किया जाए, नई टर्म्स पे आप डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा है कि आप एग्रीमेंट को ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर दे, तोड़ दे, नहीं, लेकिन जो एक्सपायर हो चुके हैं उनको तो आप रिन्यू अपनी टर्म्स पे नहीं कर सकते ना, जिसमें ये फिक्स कैपेसिटी चार्जेस ना हो पेमेंट वगैरह का, या डॉलर में प्रॉफिट की पेमेंट्स ना हो, या 17% गारंटेड इक्विटी पे रिटर्न ना हो। तो ये चीज़ भी इतनी ज़रूरी है जितनी हमने अच्छाइयाँ बताई हैं, अच्छी बातें की हैं, उसमें ये गर्दिशी कर्जे जो है मेरे नज़दीक ये एक बहुत ही बड़ा कैंसरस मैटर है ये, और इसको इतना ही डीप जाके काटना होगा। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। दोनों हज़रात से बड़ी डिटेल गुफ्तगू, मसाइल, आने वाली हुकूमत के लिए चैलेंजेस और आने वाली हुकूमत के लिए अपॉर्चुनिटीज़, खाली चैलेंजेस नहीं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस वक्त क्या बेहतरी हुई है, इस बेहतरी की कंटिन्यूटी और इन्हीं पॉलिसीज़ को मज़ीद मजबूत बनाकर जामे प्लान के साथ आगे बढ़ना कितना ज़रूरी है। अब तक के लिए इतना ही, कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।